हेलो, वेलकम बैक। भावेश जी इंजीनियर। आज चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे। टेम्परेचर जो स्टैंडर्ड 6 है। ठीक है, दिस वाज द मोस्ट अवेटेड लेक्चर एंड दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट लेक्चर फॉर स्टैंडर्ड 6 इज कंसर्न। ठीक है, तो ये टेम्परेचर इट्स वेरी वेरी इजी चैप्टर। देखो, सबसे पहले एक एक्सरसाइज दिया हुआ है कि टॉर्च लाइट लेना है और एक पेपर पे उस टॉर्च लाइट को टॉर्च मारना है, लाइट मारना है। परपेंडिकुलर में मारना है और एक स्लैंटिंग में मारना है। तो परपेंडिकुलर में जब मारेंगे तो एरिया थोड़ा छोटा रहेगा और जब परपेंडिकुलर में मारेंगे तो एरिया थोड़ा बड़ा है। यहाँ का डिस्टेंस है वो थोड़ा बड़ा है और यहाँ का जो डिस्टेंस है वो थोड़ा क्या है, कम। सो ये फर्क एक में है। ये फर्क है कि अगर स्लैंटिंग रहेगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा और स्ट्रेट रहेगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, परपेंडिकुलर में क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये है, तो पूरा इसका एक्सप्लेनेशन देंगे। तो सनराइज, तो यहाँ पे टॉर्च का जो लाइट आ रहा है उसको हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, इट इज सनराइज। सनराइज कमिंग टुवर्ड्स द अर्थ ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। और ये क्या है, ये है अर्थ। तो ये सनराइज है और ये अर्थ है। तो हम लोग को assume करना है कि sunrise coming towards the earth travel in straight lines. However, the earth is spherical in shape. The earth is what? Spherical in shape. And hence they are not perpendicular to all the parts of the earth's surface. तो भाई कैसा है ये, ऐसा है। earth is spherical, not completely round, completely circle नहीं है, इसलिए ये क्या है, spherical है, तो geometrical shape है ये। देखो यहाँ पे जो सनराइज आ रही है, ए पे अलग है, बी पे अलग है, सी पे अलग है। ए का एरिया दिस ब्लैक पोर्शन, बी का एरिया दिस एलोंगेटेड ब्लैक पोर्शन एंड द सी द लार्जेस्ट ब्लैक पोर्शन। तो सी में एरिया सबसे ज्यादा है, बी में एरिया उससे कम है सी से, बट ए से ज्यादा है, और ए में सबसे कम एरिया। ठीक है, तो ये जो सनराइज है इससे टेम्परेचर का क्या लेना देना। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज के सनराइज जो है दे कॉज हीट। ठीक है, सन से क्या होती है, गर्मी होती है। हीट की वजह से क्या होगी, टेम्परेचर में इंक्रीज होगा। ठीक है, अगर हीट नहीं है तो क्या होगा, टेम्परेचर में डिक्रीज। तो टेम्परेचर अगर ज्यादा रहेगा तो दैट मीन्स गर्मी ज्यादा है, टेम्परेचर कम रहेगा तो क्या है, गर्मी कम है। तो ये एक रीजन होता है। तो सनराइज की वजह से मेरा क्या है, हीट बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। अब यहाँ पे एकदम परपेंडिकुलर रेज आ रही, मतलब सनराइज के सबसे ज्यादा सामने और सबसे ज्यादा एक्सपोज ये है बट इसे स्लैंटिंग, एरिया भले ज्यादा है बट वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई हीट। सी में और कम, एरिया बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गया इसलिए हीट कम। तो सी में सबसे कम हीट, बी में सी से कम रहेगी बट ए से ज्यादा रहेगी। ठीक है, और ए में सबसे ज्यादा हीट रहेगी। ओके, सो टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट, और तो यही पूरा डू इट योरसेल्फ करना, स्केल से मेजर करना वगैरह। तो however we have seen that due to spherical shape they occupy the curvature of the surface, they occupy larger और lesser area। ठीक है, यहाँ पे कभी कभी लार्जर रहेगा, कभी कभी लेसर एरिया रहेगा। तो एक ये लेसर हो गया और ये लार्जर हो गया। ए वाला पॉइंट जो है वो लेसर, सी वाला पॉइंट जो है वो लार्जर है। And hence there is unequal distribution of heat received from the sun, resulting in decrease in temperature from the equator to the north. From the ये वाला इक्वेटर है, ये वाला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये वाला ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। सो इक्वेटर से इफ यू गो टुवर्ड्स पोल, तो पोल ये है, तो यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर में क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट। क्यों डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सन का रेस परपेंडिकुलर आ रहा है, स्लैंटिंग आ रहा है, and the heat which they received is gets distributed on a larger area, and hence there is less heat and the less temperature. Okay, based on the distribution of temperature the earth can be divided into torrid, temperate and frigid zones. यहाँ पे देखते हैं टेम्परेचर के हिसाब से there is a distribution of the earth. The equator region is known as torrid zone and hence it is also known as equatorial region. यहाँ पे टेम्परेट जोन और टेम्परेट जोन, क्योंकि यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का एरिया लगता है, दिस 23.5 and then there is frigid zone, the north and the south, that is north pole and the south pole. So basically equator से torrid, temperate, frigid, torrid, temperate, frigid, equator से torrid, temperate, frigid, ऐसा आपको याद रखना है। 0 डिग्री 23.5, 66 है ना, हाँ। ओके, तो ये डिस्टिंक्शन है, ये हैव टू रिमेंबर दिस। तो यहाँ पे क्या है, दो लैटिट्यूड इज द मेन फैक्टर। लैटिट्यूड मतलब ऐसा और लॉन्गिट्यूड मतलब ऐसा। तो लैटिट्यूड मतलब हॉरिजॉन्टल और लैंगिट्यूड मतलब वर्टिकल। तो लैटिट्यूड इज द मेन फैक्टर, देयर आर अदर फैक्टर्स आल्सो व्हिच इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेम्परेचर। लैटिट्यूड तो है ये इक्वेटोरियल रीजन है या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, बट इसके अलावा भी देयर आर सो मेनी फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंसेस द हीट एंड हेंस इन्फ्लुएंसेस द टेम्परेचर। तो रीजन क्या है, सबसे पहले नियरनेस टू द सी, continentality, physical setup, vegetation cover, urbanization, industrialization, etc. तो ये सारे रीजन की वजह से भी मेरे टेम्परेचर में या तो इंक्रीज हो सकता है और या तो डिक्रीज हो सकता है। सो दीज आर द रीजन। ओके,
अदर देन दिस क्लाउड कवर भी होता है, विंड भी होता है, वगैरह वगैरह डिफरेंसेस। So in order to understand the climate of region, the latitudinal extent is more useful than the longitudinal extent. It is yes, latitudinal extent की वजह से there is different zones, temperate, torrid और frigid, ठीक है, 3 zones latitudinal extent पे बने हुए हैं। अभी एक ये और एग्जांपल रखना है, एक तो घर में आपको रखना है और एक तो बाहर आपको रखना है। A is inside the house, B is outside the inside the house। आपको एक टेबल पे थोड़ा सा वेसल में आपको वाटर रखना है और बाहर भी थोड़े से वेसल में आपको वाटर रखना है। तो देखना है कि कौन सा वाटर जल्दी वेपराइज्ड होता है, कौन सा वाटर जल्दी वेपर में बन जाएगा, तो वो आपको ऑब्जर्व करना है इसमें। तो ये ऑब्जर्व करते जाना, एक सुबह रखना और शाम को ऑब्जर्व करना कि क्या होता है। सो बेसिकली एक्सप्लेनेशन में आपको दे देता हूँ एग्जैक्टली क्या होता है। तो इसमें आप ये ऑब्जर्व किया होगा कि लैंड कूल्स डाउन अर्लियर देन दी वाटर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यू हैव टू मार्क दिस, the land cools down earlier than the water. The water kept outside in the sun is still a little warm. Due to this difference in heating and cooling of land and water, the air over the land gets heated faster and also becomes cooler rapidly. पता था बस। आप बाहर गए आउटसाइड तो आप जमीन देखेंगे तो जमीन इतनी गर्म नहीं, सुबह जब जाएंगे गर्मी में तो ज्यादा गर्म लगेगा, बट शाम को जब जाएंगे तो वो ठंडा लगेगा, क्योंकि लैंड जो है गर्म भी ज्यादा जल्दी होती है, हीट भी ज्यादा जल्दी होती है, और क्या है, ठंडी भी इसमें सबसे ज्यादा जल्दी हो जाती है। सो कूल्स डाउन फास्टर एंड वार्म्स डाउन फास्टर। सो दैट इज व्हाट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड। बट हाउएवर दिस इज नॉट द केस विद वाटर, ठीक है। वाटर कूल भी जल्दी नहीं होता है और उसके बाद जो वार्म होगा उसका वो भी जल्दी नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये एक मेजर बेसिक डिफरेंस है बिटवीन लैंड एंड वाटर। लैंड जल्दी वो हो जाएगा गर्म, और ये क्या हो जाएगा, ठंडा भी जल्दी हो जाएगा, बट वाटर गर्म भी जल्दी नहीं होगा और ठंडा भी जल्दी नहीं होगा। तो ये एक डिफरेंस है। And hence the air over land gets heated faster and also becomes cooler. जो लैंड के ऊपर जो हवा चल रही है वो गर्म भी जल्दी हो जाती है और ठंडी भी जल्दी हो जाती है, बट the air over the water gets heated slowly, also loses the heat in a slower manner. मतलब heated also slowly and cools down also slowly. कौन? The air over water, but the air over land heats fast and cools down also rapidly. However, in the coastal areas as compared to the continental areas, coastal area मतलब ऐसा एरिया जो पानी के नजदीक हो, और continental मतलब जिसके आसपास जमीन हो, पानी नहीं। The temperature of air is lower during the day and the warmer at the night. The temperature of the air क्या होगा कोस्टल एरिया में, थोड़ी गर्मी वहां पे कम लगेगी, ठीक है, बट रात को भी गर्मी बनी की बनी रहेगी। कॉन्टिनेंटल में क्या होगा, सुबह बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी और शाम को इतनी गर्मी नहीं लगेगी। तो ये कॉन्टिनेंटल और कोस्टल एरिया में फर्क है। तो ऐसा क्यों होता है कोस्टल एरिया में, बिकॉज ऑफ द हीटिंग ऑफ सी वाटर, वाटर वेपर गेट्स मिक्सड इन दी एयर। तो क्या होता है, जब कोस्टल एरिया है उसके आसपास सन का जो रेस आएगा उसकी वजह से वाटर वेपर निकलेगा, और वो वाटर वेपर कहाँ चले जाएगा, एयर में चले जाएगा। अल्टीमेटली वाटर वेपर गोज इन एयर। तो उसमें एयर में मेरे पास वाटर वेपर के पार्टिकल्स है, इसके वजह से कोस्टल एरिया क्या रहता है, वार्म रहता है और मॉइस्ट, ह्यूमिडिटी हमेशा, मॉइस्चर हमेशा बना रहता है उसमें। बट कंडीशन इन द कॉन्टिनेंटल एरिया ऑपोजिट, ठीक है, वहाँ पे वाटर वेपर नहीं है, तो वहाँ पे कूल्स डाउन भी फटाफट होता है और वार्म भी फटाफट होता है, और वाटर वेपर जो है ही नहीं तो वो क्या रहता है, हमेशा ड्राई रहता है। तो मॉइस्ट कब रहेगा, जब आसपास कोस्टल एरिया है तब। And hence there is sharp difference between the day and night temperature. सुबह बहुत ज़्यादा गर्मी, शाम को बहुत ज़्यादा ठंडी इन कॉन्टिनेंटल एरिया। कोस्टल एरिया में सुबह इतनी भी कोई गर्मी नहीं, शाम को भी इतनी भी कोई ठंडी नहीं। तो इट्स मोर ऑफ इवन टेम्परेचर, वहाँ पे इवन नहीं रहता है, यहाँ पे डिफरेंस बहुत ज़्यादा रहता है। However, the difference between day and night temperature is less in the coastal area. अच्छा, एक टेम्परेचर पढ़ा देते तो रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम टेम्परेचर एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल इन अ पर्टिकुलर डे मुंबई में 35 डिग्री का टेम्परेचर दिन में गया है और शाम का टेम्परेचर 28, तो रेंज ऑफ टेम्परेचर वुड बी 7। कैसे, 35 माइनस 28, तो मैक्सिमम रहेगा उसमें से माइनस कर देने का मिनिमम, तो आपको मिल जाएगा रेंज ऑफ टेम्परेचर। द डिफरेंस ऑफ डे एंड नाइट इज लेस इन कोस्टल एरिया, 7 डिग्री डिफरेंस रहेगा, बट कॉन्टिनेंटल एरिया में ज्यादा रहेगा। कॉन्टिनेंटल एरिया मतलब वहाँ पे अगर सुबह 35 है तो शाम को वहाँ पे सिर्फ 15 डिग्री ही रहेगा। देयर इज सो मच डिफरेंस, 15 डिग्री का भी डिफरेंस हो जाता है कभी। तो फॉर एग्जांपल मुंबई टेम्परेचर आर इवन, बट एट नागपुर दे वेरी अ लॉट। नागपुर में टेम्परेचर सुबह बहुत गर्मी लगेगी, शाम को ठंडी लगती है, बट मुंबई में क्या है, सुबह इतनी गर्मी भी नहीं है, शाम को इतनी ठंडी भी नहीं। ओके, कोस्ट वैसे ही सेम एग्जांपल दिया है कोंकण का रीजन का, जो कोस्टल रीजन, कोंकण रीजन मतलब अपना मुंबई का जो नीचे रत्नागिरी वगैरह जो रीजन है वो कोंकण रीजन आता है, और विदर्भा जो रीजन वो नागपुर का जो रीजन है वो विदर्भा है। तो विदर्भा में क्या टेम्परेचर है, कोंकण क्या टेम्परेचर है, वहाँ पे अब बताया हुआ।
Therefore the coastal areas have equitable climate, very very important. coastal area में टेम्परेचर में ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है, सुबह 30 तो शाम को 29-30. सो मुंबई का ऑन एन इवन टेम्परेचर यही रहता है. However the continental area में एक्सट्रीम रहता है, सुबह बहुत हार्श, शाम को भी बहुत ज्यादा हार्श. For example, the climate of Mumbai is equitable, whereas in continental locations like Nagpur it is extreme. मुंबई में क्लाइमेट नॉर्मल है, इक्वल है, बट नागपुर में इट इज एक्सट्रीम, सुबह बहुत ज्यादा, शाम को बहुत कम. द डिफरेंस इन द मीन टेम्परेचर ऑफ समर एंड विंटर इज कॉल्ड द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर. समर में क्या टेम्परेचर रहता है और विंटर में क्या टेम्परेचर रहता है, उन दोनों के डिफरेंस कर जाऊंगा तो क्या मिल जाएगा, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर. ठीक है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना. अब एक और ये है कि कन्वेक्शन एंड वर्टिकल फ्लो ऑफ हीट. अब देखो मैंने बोला कि लैंड गेट्स हीटेड फास्टर, कूल्स डाउन फास्टर, तो लैंड के ऊपर जो एयर है वो भी क्या हो जाएगी, हीटेड अप हो जाएगी. तो उस वजह से क्या होगा, ये एक एग्जांपल दे रहे हैं इन लोग के, वाटर जब मैं गैस के ऊपर रखता हूँ तो वाटर में कैसा हीट निकलता है. तो जैसे मैंने गैस के ऊपर रखा वाटर, तो क्या होगा, नीचे का वाटर ऊपर आ जाएगा धर धर ऐसा, तो वाटर एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग. तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे मैं गैस पे रखूंगा तो वाटर क्या होगा, एक्सपैंड होगा हीटिंग. अच्छा, उसमें और एक्सपेरिमेंट करने के लिए आप बटन डाल दो, तो जब बटन आप नीचे चले जाएंगे, जैसे ही आप गैस लगाए नीचे, तो बटन भी क्या होगा, तैरते हुए ऊपर आ जाए. तो दिस शोज कि जो डाउनवर्ड जो वाटर है वो क्या आ रहा है, ऊपर आ रहा है. तो हीट इज फ्लोइंग वर्टिकली. हीट कहाँ पे फ्लो हो रही है, वर्टिकली. ये क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे हीट जनरेट होगी. ठीक है, और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, जस्ट हीट जो है वो बटन को ऊपर लेके आ रही है. वैसे फिर ऊपर वाला पानी नीचे जाएगा, फिर नीचे वाला पानी, ऐसा सर्कुलेशन चलता रहेगा और अल्टीमेटली पूरा जो पानी है वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा. However, नेचर में ऐसा नहीं होता है. नेचर में वर्टिकल हीट तो होती है, बट देयर इज हॉरिजॉन्टल हीट एज वेल. नेचर में वर्टिकल भी हीट है, हॉरिजॉन्टल भी, मतलब लैटिट्यूड से भी फर्क पड़ता है और लॉन्गिट्यूड से भी फर्क पड़ता है. ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बोथ अपवर्ड एंड हॉरिजॉन्टल कल्चर डेवलप्स इन दी ओशन. तो ये इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर डिफरेंसेस की वजह से अपवर्ड एंड हॉरिजॉन्टल करंट डेवलप्स होते हैं ओशन में. बिसाइड्स टेम्परेचर डिफरेंसेस, फैक्टर लाइक देयर इज विंड, डेंसिटी ऑफ वाटर आल्सो गिव राइज टू व्हाट, हॉरिजॉन्टल करंट्स. हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे, वर्टिकल मतलब ऐसे. तो हॉरिजॉन्टल करंट्स को विंड्स जो है, विंड क्या है, मूवमेंट ऑफ एयर. एयर अगर स्टिल है तो उसमें मूवमेंट आ जाएगा, वो क्या बन जाएगा, विंड. दीज ओशन करंट्स फ्लो फ्रॉम इक्वेटर टू द पोलर रीजन. ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हमेशा ओशन करंट्स इक्वेटर से पोलर रीजन की तरफ जाएंगे. देखो इक्वेटर से पोलर रीजन की तरफ से क्या जाते हैं, इक्वेटर ज्यादा गर्म, पोलर रीजन ठंडा है. तो कभी भी जो फ्लो रहता है ओशन करंट्स का, वो हमेशा गर्म जगह से ठंडी जगह पर जाता है, फ्रॉम वार्म टू व्हाट, कोल्ड टेम्परेचर. Okay. The ocean currents flow from the equator to the polar region and from the polar region to the equator. फिर वापस वो टकरा के नीचे आते हैं, पोलर रीजन से वापस कहाँ आ जाते हैं, वो इक्वेटर. बट फर्स्ट मूवमेंट हमेशा कहाँ से होगा, इक्वेटर टू पोलर रीजन. अब ये 5.6 अच्छे से मैं समझाऊंगा, जस्ट वेट. देख लेते चलो 5.6 ओशन करंट्स. सो ये इक्वेटर है, इक्वेटर से देखो मोस्टली ऊपर ऊपर जा रहे हैं, फिर ऐसा ऊपर से घूमने के बाद ये वाला नीचे भी आ रहा है. सो ये ऊपर गया, फिर अभी थोड़ा सा घूमने के बाद ये ब्लू वाला जो एरो वो नीचे वाला एरो. सेम ऐसे ही इक्वेटर से पोल्स की तरफ जा रहे हैं, और जब पोल से ऊपर जो आ रहे हैं वो ये वाला करंट है. तो डिफरेंट डिफरेंट करंट का नाम है बेस्ड ऑन दी ज्योग्राफिकल लोकेशन. यहाँ पे ब्राजील के पास है तो ब्राजील करंट आएगा. ओके, यहाँ पे सोमालिया के पास है तो सोमाली करंट आएगा. ऑस्ट्रेलिया के पास है तो ईस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट, फिर क्रोएशिया करंट, नॉर्थ पैसिफिक करंट, अलग अलग नॉर्थ अटलांटिक करंट, लैब्राडोर करंट क्योंकि यहाँ पे लैब्राडोर होता है, गल्फ स्ट्रीम क्योंकि यहाँ पे गल्फ ऑफ मैक्सिको है, कैलिफोर्निया करंट क्योंकि ये कैलिफोर्निया है. तो अलग अलग करंट के नाम है बेस्ड ऑन दी ज्योग्राफिकल कंडीशंस. ओके, डोंट गेट वरीड, आपको याद नहीं करना है, बट जस्ट फॉर एन एग्जांपल आई वाज शोइंग यू. सेकंड, व्हेन एन ओशन करंट फ्लोज फ्रॉम द फ्रिजिड टू द टॉरिड. यू नो फ्रिजिड क्या है, टॉरिड क्या है, फ्रिजिड क्या है, ये बता दिया था हमने. ये फ्रिजिड है और ये टॉरिड है. तो फ्रिजिड से टॉरिड जोन पे आते हैं, मतलब जब वो पोल से इक्वेटर की तरफ आ रहे हैं, तो वाला नेक्स्ट पैराग्राफ है. When ocean current flows from the frigid to the torrid, it reduces the temperature of the coastal in the torrid zone. Come on, it reduces the temperature of the coast in the torrid zone. इक्वेटर के पास जो भी मेरा कोस्टल रीजन है, तो ऊपर वाले जो करंट आ रहे हैं वो ठंडी लेकर आता है अपने साथ, क्योंकि वहां पे वो टॉप में क्या है, ठंडी. ऑफ कोर्स वी नो रशिया में क्या है, ठंडी है. रशिया का जो पूरा नॉर्दर्न पार्ट है वो पूरा बर्फ से जमा हुआ है. ग्रीनलैंड का पूरा जो पार्ट है पूरा बर्फ से जमा हुआ है. मैं आपको बताता हूँ एक एग्जाम्पल. ठीक है, आई होप यू कैन सी. तो अब ये जो देख रहे हो, ठीक है, दिस इज फुल अर्थ. अब मैं बताता हूँ कि कहाँ कहाँ बर्फ जमी हुई. देख रहे हो, ये जो है, एक काम करते, इसको ग्लोब हटा देते, बेटर दिखेगा. ओके, तो ये टोटल मेरा मैप है. ये आप देख सकते हो जितने भी नॉर्दर्न एरियाज है सब बर्फ में है. दिस इज द नॉर्दर्न एरिया, दिस इज नॉर्दर्न एरिया, दिस इज नॉर्दर्न एरिया, दिस इज नॉर्दर्न एरिया, दिस इज नॉर्दर्न,
दिस इज ग्रीनलैंड, तो ग्रीनलैंड में क्या है, पूरा बर्फ। वैसे ही सेम यहाँ पे जब हाइट पे भी रहेगा तो भी बर्फ आएगी, ये देख रहे हो, ये हाइट है मतलब माउंटेन है, तो ये क्या है, दिस इज नथिंग बट बर्फ। ओके, सो ऐसे ही होता है, टू अंडरस्टैंड द फैक्ट। चलो बैक टू दी स्टडीज। तो यहाँ पे बर्फ है जो ऊपर से ठंडी ठंडी हवा वो क्या करते हैं, नीचे लेके आते हैं। आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर और इजी है काफी। चलो, और व्हेन अ करंट फ्लोज फ्रॉम द टॉरिड टू द फ्रिजिड। अब देखो ऊपर ठंडी है बट यहाँ पे गर्मी इक्वेटर के, तो इक्वेटर से अगर कोई ऊपर जाएगा टॉरिड फ्रिजिड जोन पे जाएगा तो यहाँ का जो गर्म हवा है वहां पर चले जाएगा, ओशन करंट यहाँ का जो गर्म है वहां पे चले जाएगा। एंड वहां पे अगर चले जाएगा गर्म हवा तो क्या होगा, वहां का टेम्परेचर थोड़ा क्या इंक्रीज हो जाएगा। तो दोनों के लिए विन विन है, इक्वेटर में गर्मी ज्यादा है तो ठंडी चाहिए, वहां पे ठंडी ज्यादा है तो गर्मी चाहिए। तो दिस इज हाउ द नेचर हैज डेवलप्ड एवरीथिंग। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। एक जस्ट एन इन्फॉर्मेशन, प्लैंकटन जो होता है, जो सी के अंदर सबसे पहले पहले जब लाइफ आई थी अर्थ पे तो इट वाज जस्ट प्लैंकटन। प्लैंकटन सबसे पहले डेवलप हुए थे। तो रीजन्स वेयर वार्म एंड कोल्ड करंट कन्वर्ज आर फेवरेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लैंकटन। जब जहाँ पे वार्म करंट जो ऊपर से आ रहे हैं और जो कोल्ड करंट जो ऐसे में यहाँ से जा रहे हैं, तो वो क्या है, जब दोनों मिलते हैं तो वो एक प्रॉपर एरिया होता है फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लैंकटन। तो वहाँ का जो पानी है ना ही ज्यादा गर्म है ना ही ज्यादा ठंडा है, तो दैट इज दी ग्रेट लोकेशन फॉर दी प्लैंकटन्स ग्रोथ। प्लैंकटन्स क्या है, फूड फॉर द फिशेस है, तो वहाँ पे फिशेस भी बहुत ज्यादा आएगी। ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ फिश पॉपुलेशन फिशरीज थ्राइव इन दिस एरियाज। तो फिशरीज भी थ्राइव इन दिस एरिया। कौन सा एरिया, ये जो प्लांट है यहाँ पे क्या है, दोनों कन्वर्ज हो जाते हैं। देखो यहाँ से वो आ रही है, यहाँ से आ रही है, तो दोनों कन्वर्ज हो जाते हैं। ये जो पूरा बेल्ट है, ये नॉर्वे है पूरा, जापान है पूरा, तो यहाँ पे बहुत अच्छा फिशरीज होती है। फाइंड द नेम्स फ्रॉम एन एटलास ऑन द इंटरनेट, राइट दिस नेम्स ऑन द मैप। तो ये जो पूरा है ये आपको एटलास से ढूंढना है एंड यू कैन डेफिनेटली फाइंड। एनीवेज, ज्योग्राफी म्यूजियम है यहाँ पे। There are a number of methods of showing distribution of when one of these is isolines। कोई भी मैप पे अगर डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है तो एक मेथड है आइसोलिन्स का मेथड। तो आइसोलिन्स का मेथड क्या आता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कंपोनेंट स्टैंड आउट विविडली। यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एकदम प्रॉपर्ली हमें दिखता है। तो आइसोलाइंस क्या है, आइसोलाइंस होती है these lines are drawn on a map by joining all the points having the same value। तो एक मैप पे जितना भी सेम वैल्यू है, तो ये वाली सेम वैल्यू और ये वाली सेम वैल्यू दोनों को मैं ऐसा ज्वाइन कर दूंगा और एक लाइन बन जाएगी। तो उसको मैं बोलता हूँ क्या, आइसोलाइंस। ठीक है, आइसोलाइंस, आइसोथम्स भी बोल सकते हो। आइसोथम्स टेम्परेचर के लिए होता है। ओके, तो आइसोथम्स is for temperature, isolines is general concept। The distribution of regional or global level can be shown using isoline or different factors like height जिसको बोलते हैं contours, temperature जिसको बोलेंगे isotherms, pressure को बोलेंगे isobars, rainfall को बोलेंगे isoheights। So different के लिए different नाम है, but ultimately the concept is isoline। Isoline can be used in contours, isotherms, isobars, isoheights। Okay, तो अपने पास जो एग्जांपल दिया है वो आइसोथर्म्स का, क्योंकि टेम्परेचर की हम लोग बात कर रहे हैं। सो सिंपल है ये। ऑफ कोर्स मैं इसमें क्लॉकवाइज राउंड अप नहीं कर पाऊंगा, सो जस्ट फोकस अपने बुक से देख लेना। तो इन शॉर्ट में ये समझा देता हूँ एक्जैक्टली हो क्या कह रहा है। दो लाइन ये जा रही है, तो सपोज ये वाली लाइन लेते हैं 10 डिग्री। तो ये जो 10 डिग्री की लाइन है, दिस इज गोइंग फ्रॉम दिस। ओके, ये फिर 10 डिग्री की लाइन यहाँ से भी जा रही है, ये पूरा 10 डिग्री, ये पूरा 10 डिग्री। सो यू विल ऑब्जर्व कि ये 10 डिग्री लाइन ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल ही है। तो ये हमेशा जो लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड सपोज ये है तो उसके पैरेलल में ही ये चलती है। सो दे नेवर इंटरसेक्ट व्हाट लैटिट्यूड, हमेशा ये पैरेलल में चलती है मेजर टाइम्स। पैरेलल इंसेक्ट भी होती है, इंटरसेक्ट भी होती है, बट देयर आर वेरी लेस चांसेस कि इंटरसेक्ट हो जाए, बट मेजरली क्या होती है, वो पैरेलल होती है। फिर वैसे ही सेम -5 डिग्री, -5 डिग्री मतलब बर्फ जम जाएगी, तो ये -5 डिग्री, -5 डिग्री, नीचे -10, फिर ये -15 डिग्री। ऊपर ही सेम वैसा है, -15 डिग्री, -10, -5, 0, 5, 10। सो अ लाइन हैविंग अ लाइन डिनोट्स कि ये वाला जो जगह है, ये वाले पे भी सेम टेम्परेचर, ये वाला जो जगह है, ये वाले पे भी सेम टेम्परेचर, ये वाला जो जगह है, ये वाले पे भी सेम टेम्परेचर। अगेन दिस होल्ड्स हियर। तो समवेयर यू विल सी कि इट इज बेंडिंग मोर। ठीक है, समवेयर यू विल सी देयर इज लेस डिस्टेंस बिटवीन दिस टू, लेट्स सी देयर इज लेस डिफरेंस। तो यहाँ पे टेम्परेचर ऑलमोस्ट, यहाँ पे जाओ या यहाँ पे जाओ, ऑलमोस्ट सेम रहता है टेम्परेचर, डिफरेंस अगर कम। बट अगर ये जो कन्वर्जेंस ज्यादा हो रहा है कि भाई ये कन्वर्जेंस हो रहा है, तो ये इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो है ये टेम्परेचर एकदम ड्रॉप हो जाता है। सी, ये 25 डिग्री वाली लाइन है, तो ये अचानक यहाँ पे टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा और ये 20 डिग्री वाली लाइन के ऑलमोस्ट पार पे आ जाएगा। फिर ये वापस इधर ऐसा, तो वापस इधर बढ़ रहा है। तो मेजरली आप देखेंगे कि लैंड पे वो ऐसा बढ़ जाएगा। ठीक है, लैंड पे वो कन्वर्ज कर जाएगा और बाकी जगह कोस्टल पे डिफरेंस क्या है, छोटा है। तो इसका मतलब ये है कि लैंड कूल्स डाउन रैपिडली और वार्म्स डाउन रैपिडली। वैसे बट वाटर में ऐसा केस नहीं है। कोस्टल एरिया में क्या होता है, वो जल्दी गर्म भी नहीं होता, जल्दी ठंडा भी नहीं होता। तो ये यू हैव टू रीड दिस पूरा एक्सप्लेनेशन
मैं खाली यहाँ पे पढ़ लेता हूँ आपको एक आइसोथर्म्स. Isotherms are lines that connect places with the same temperature after avoiding the effect of height. यहाँ पे height का इफेक्ट नहीं कंसिडर किया गया, बट क्या है, कनेक्ट करता है लाइंस जो सेम टेम्परेचर ऑलमोस्ट है वहाँ. ओके, आई होप इट इज गुड. चलो सेम ये पूरा यहाँ तक ही है. अभी वील गो टू द न्यू वन, दैट इज थर्मोमीटर्स. ठीक है, थर्मोमीटर्स क्या होता है, आपने हमेशा देखा भी होगा, यूज भी किया होगा इसको कई बार. घर पे टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मोमीटर एक गैजेट है जिससे मैं टेम्परेचर को क्या कर सकता हूँ, मेजर. सो आइए पहले देख लेते हैं सिंपल थर्मामीटर कैसे होता है. एक ये होता है डिग्री सेल्सियस और ये होता है डिग्री फ़ारेनहाइट. तो ये सेल्सियस और ये फ़ारेनहाइट. फिर ये जो अंदर दिया है, ठीक है, ये जो अंदर दिया है दिस इज वैक्यूम ग्लास ट्यूब. एक ग्लास ट्यूब है, उसके अंदर मैं या तो मर्क्यूरी को डालता हूँ या तो अल्कोहल को डालता हूँ. ठीक है, फिर उसके बाद जो है ये जो लाइन 50-40 दिख रहा है ये है टेम्परेचर स्केल. ठीक है, और ये जो बाहर ऐसा प्लास्टिक का बना हुआ है दिस इज नथिंग बट दी माउंट. तो सबसे पहले एक माउंट होता है, माउंट के अंदर ग्लास लगा हुआ होता है, ग्लास में 1 डिग्री सेल्सियस डिग्री फ़ारेनहाइट होता है. बीच में एक वैक्यूम की ग्लास ट्यूब है, वैक्यूम मतलब देयर इज नो एयर इन दैट. और बीच में जो लिक्विड मटेरियल है वो या तो मर्क्यूरी है या तो क्या, अल्कोहल है ना. टॉम एंड जेरी में भी देखा होगा बहुत बार इसको. डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मामीटर्स आर यूज्ड फॉर मेजरिंग ऑफ एयर. मर्क्यूरी और अल्कोहल इज यूज्ड इन थर्मामीटर्स. ठीक है, मर्क्यूरी और अल्कोहल थर्मामीटर में मैं यूज करता हूँ. तो मर्क्यूरी कब फ्रीज होती है, जब -39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और अल्कोहल -130 डिग्री. ठीक है, तो मर्क्यूरी का रेजिस्टेंस थोड़ा कम है. These materials are highly sensitive to temperature variation. तो ये क्यों मैं यूज करता हूँ, cause even though there is 2% increase, तो ये एकदम बढ़ जाएगा. ये this will show कि भाई exact temperature या तो बढ़ा या तो कम होगा. इस वजह से, क्योंकि ये they are sensitive to the temperature variation. Therefore, variation in -30 to +55 degree can easily be observed. ठीक है, या तो 50 डिग्री प्लस और या तो -40 डिग्री. ओके, द यूनिट्स ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर आर नोन एज डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट. हमको पता ही है, या तो हम लोग मेजरली डिग्री सेल्सियस देखते हैं. बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री 38 डिग्री के बीच रहता है. ओके, आई होप इट इज क्लियर. ये सब कर लेना. ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ क्वेश्चन तो हो गया. कुछ भी डाउट हो यू कैन प्लेस इट ऑन एंड लेट मी नो इफ देयर इज एनी डाउट. 5th चैप्टर डन हो गया. इसको वीडियो को 2-3 बार देखो, विल गेट टू नो, अंडरस्टैंड हो जाएगा. ओके, चलो बाय बाय, सी यू, टेक केयर.